कॉम्प्लेक्स यहां पे लिख रहे हैं K4 FeCN6, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिखा। इसको लिखने का तरीका है K4 FeCN6 एग्जाम्पल ऑफ वन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, हमने यहां पे लिखा। अब इसमें ये जो K है इसको टर्म दिया जाता है काउंटर आयन। इट इज टर्म्ड एज काउंटर आयन। जो भी बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड इज नोन एज काउंटर आयन। जैसे हम लोग दूसरा भी ले लें, FeH2O6Cl3, फिर काउंटर आयन, ये काउंटर आयन। तीन कंडीशन हो सकती है, ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो, ब्रैकेट के बाहर ना लिखा हो, ब्रैकेट के बाहर शुरू में लिखा हो, ब्रैकेट के बाहर बाद में लिखा हो। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होगा उसको काउंटर आयन कहेंगे, उसको काउंटर आयन कहेंगे। अब ब्रैकेट में जो चीज पहले लिखी हुई है इट इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। इट इज नोन एज सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धात्विक परमाणु या आयन कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल आयन के बाद जो भी लिखा होगा दैट इज नोन एज लिगैंड। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह से है, कुछ लोग लाइगैंड कहते हैं, कुछ लोग लिगैंड कहते हैं। लिगैंड जो सेंट्रल मेटल आयन के आगे लिखा है इट इज नोन एज लिगैंड। अब जो लिगैंड की नंबर लिखा हुआ है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जो लिगैंड के आगे लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी लिगैंड के आगे लिखा है, जो लिगैंड का नंबर है दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। डिटेल में भी आगे बताएंगे। ये जो हम लोगों का बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बड़ा ब्रैकेट है उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको कहेंगे काउंटर आयन। जो ब्रैकेट में पहले होगा उसको कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन के बाद जो कुछ भी है उसको कहेंगे लिगैंड। और लिगैंड्स की बाइंडिंग साइट के आधार पर हम लोग बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और इन्हीं सब चीजों से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब पहली हेडिंग डालो, सेंट्रल मेटल आयन। हेडिंग नंबर 1, सेंट्रल मेटल आयन। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ सेंट्रल, तो सेंट्रल का हिंदी केंद्रीय। केंद्रीय का मतलब जो केंद्र में रहे। केंद्रीय का मतलब जो केंद्र में रहे। तो जैसे K4 FeCN6 था तो यहां पे Fe केंद्र में होगा, Cn यहां पे होगा, Cn यहां पे होगा, Cn यहां पे होगा, Cn यहां होगा, Cn यहां होगा, Cn यहां होगा। तो जो चीज सेंटर में है वो सेंट्रल है, वो मेटल है और वो आयन है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। बात समझ रहे? मेटल आयन हो, सेंटर में हो, जिसके चारों तरफ लिगैंड हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। अब सारे मेटल या सारे एलिमेंट सेंट्रल मेटल आयन नहीं हो सकते हैं।
सारे मेटल या सारे जो एटम है वो सेंट्रल मेटल आयन नहीं हो सकते हैं। जैसे सारे व्यक्ति हैं, सब नेता नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नेता में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, अब हम यहाँ कह नहीं सकते हैं। तो वो विशेषताएं जो है, ऐसे ही सेंट्रल मेटल आयन के पास भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज। अगर दो मेटल आयन दिए जा रहे हैं, एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, और बोला जाए कि कौन आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जो स्मॉल साइज का होगा। जो स्मॉल साइज का होगा वो आसानी के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, हाई चार्ज। चार्ज हाई होना चाहिए। जैसे Fe+2 है, Fe+3 है, तो Fe+3 का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जितना चार्ज ज्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। नंबर 3, हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होना चाहिए। हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। एट पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट, वैकेंट एंड अनशील्डेड d और f ऑर्बिटल। वैकेंट एंड अनशील्डेड d और f ऑर्बिटल। तो 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1 स्मॉल साइज, पॉइंट नंबर 2 हाई चार्ज, पॉइंट नंबर 3 हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, एंड पॉइंट नंबर 4 वैकेंट एंड अनशील्डेड d और f ऑर्बिटल। तो आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। हम सबको मालूम है कि S और P में वैलेंसी सेल में d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो S और P वाले तो बहुत कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे फॉर्म वेरी रेयर कॉम्प्लेक्स। F ऑर्बिटल में जब हम लोग जाते हैं तो आगे इसी BSc2 में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो उनका साइज बड़ा हो जाता है और दूसरा वहां पे जो वैकेंट F ऑर्बिटल होता है वो शील्डेड होता है, जिसके कारण D और F में जब कंपैरिजन करते हैं तो D ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, F कम कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो चारों जो ब्लॉक्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने वाले 2 ब्लॉक हैं। नंबर 1 इज D, नंबर 2 इज F। और D और F में जब कंपैरिजन करेंगे तो D मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बनाता है, F सबसे कम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब हमें लगता है कि सेंट्रल मेटल आयन पे शॉर्ट नोट लिख लो। सेंट्रल मेटल आयन वो मेटल आयन है जो कि सेंटर में रहता है, सराउंडेड बाय लिगेंड्स। सराउंडेड बाय लिगेंड। और कौन सा मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन होगा? जिसमें स्मॉल साइज, हाई चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, वैकेंट एंड अनशील्डेड d और f ऑर्बिटल। आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाएगा? D ब्लॉक। और जब D में कंपैरिजन करेंगे तो 3D, क्योंकि 3D का रेडियस सबसे छोटा होगा, नीचे जाएंगे रेडियस बड़ा होता जाएगा, 3D सबसे ज्यादा बनाएगा। F वाले भी कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स F के भी बनते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। अब बात आती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके पास में हाई चार्ज है और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा कि देगा? लेगा इलेक्ट्रॉन को। चार्ज ज्यादा है तो
कल करेगा अगर और चार्ज आ जाएगा तो लेगा नहीं देगा, क्योंकि चार्ज रिपेल करेगा ना अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, तब एक्सेप्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो होता है मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल ही वो है, मेटल क्या होता है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, वो मेटल आयन। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। इट इज नोन एज लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको कहते हैं लुईस बेस। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है और मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग इस प्रकार से हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले, तो उस प्रकार की शेयरिंग को कोऑर्डिनेट शेयरिंग कहते हैं। That type of sharing is known as coordinate type of sharing, and it is represented by this array. It is represented by this array. तो क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगैंड्स मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और कुछ लोगों में क्या सिडविक के अनुसार। तो ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। सिडविक के अनुसार जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं लिगैंड्स पे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लिगैंड, जिनको हम लोग लुईस बेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेस विच इज नोन एज लुईस बेस। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो लिगैंड की तरह से वर्क करेगा। अब जो लिगैंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो एक तो चार्ज के अनुसार क्लासिफिकेशन, तो चार्ज के अनुसार जब क्लासिफाई करेंगे, पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे कि लोन पेयर डोनर्स आर लिगैंड, दे आर आल्सो नोन एज लुईस बेस। अब लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के अनुसार ये तीन कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 निगेटिव लिगैंड, निगेटिव लिगैंड। अब जैसे हमारा Cl माइनस है, Br माइनस है, SO4 माइनस 2 है, इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव लिगैंड। दे आर नोन एज निगेटिव लिगैंड। ठीक है, इनको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा होगा वो निगेटिव लिगैंड होगा, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दूसरा आता है न्यूट्रल लिगैंड। इनको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे H2O, हम लोगों को मालूम है लोन पेयर होता है इसके पास H2O। हम लोगों का NH3 लोन पेयर होता है। हम लोगों का NH2 CH2 CH2 NH2 इथिलीन डाइमीन, ये हम लोग का न्यूट्रल लिगैंड है। न्यूट्रल में भी हम लोग का कार्बोनिल, न्यूट्रल में ही हम लोग का नाइट्रोसिल, ये लिगैंड जो है वो न्यूट्रल लिगैंड की तरह से है। और कुछ लिगैंड पॉजिटिव भी होते हैं। थर्ड वन इज पॉजिटिव लिगैंड, जैसे NH2+। इस तरह के कुछ लिगैंड हैं थोड़े से जो कि पॉजिटिव में आते हैं। तो लिगैंड्स के बारे में जब लिखने के लिए आएगा
तो पहला लिखेंगे लोन पेयर डोनर्स आर लिगेंड, दे आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेस। फिर लिखेंगे क्लासिफिकेशन, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और इसके आधार पे निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। नंबर 2 लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला आता है साइट के आधार पे मोनोडेंटेट लिगेंड, ये पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। मोनो का मतलब एक, डेंटेट का मतलब दांत, और लिगेंड का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करे, अर्थात जिसका एक डोनर साइट हो। ऐसे लिगेंड जिसका एक डोनर साइट हो उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए Cl 1 डोनर साइट, SO4 1 डोनर साइट, F- 1 डोनर साइट, Cl- 1 डोनर साइट, NETC। जिसमें एक डोनर साइट हो, एक दांत हो, मोनोडेंटेट लिगेंड, 1 डोनर साइट, 1 डोनर साइट मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब एक, डेंटेट का मतलब दांत, और लिगेंड का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करे। हम लोग को मालूम है मोनो से हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग पूजा करते हैं सबको मालूम है, सबसे पहले गणेश जी की आरती करते हैं, और गणेश जी की आरती का पहला शब्द क्या है? एक दंत, एक दांत वाले हैं। तो यहां पे भी जिसका 1 डोनर साइट। इसी तरह से दूसरा आएगा बाइडेंटेट। नंबर 2 इज बाइडेंटेट। बाई का मतलब दो, और डेंटेट का मतलब दांत, दांत का मतलब साइट, SIT। अब एग्जाम्पल देख लो जो तुम्हारे कोर्स में बहुत पूछा जाता है, NH2 CH2 CH2 NH2। इथिलीन डाइमीन 1 डोनर साइट इज दिस, अनदर डोनर साइट इज दिस। एक डोनर साइट दे, दूसरा डोनर साइट दे। इसको सॉल्ट फॉर्म में लिखा जाता है EN, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग का C2O4 - 2 ऑक्जिलेट। इट इज अनदर बाइडेंटेट लिगेंड मोस्टली यूज्ड इन BSc पार्टी। जो बुक्स में हम लोग को मिलेगा, दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड ऑक्जिलेट, और इसके ऊपर 2 चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये बाइडेंटेट। इसी तरह से ट्राइडेंटेट, इसी तरह से टेट्राडेंटेट, और इसी तरह से पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट वो हुआ जिसमें बहुत सारे डोनर साइट हो। पॉलीडेंटेट का मतलब जिसमें बहुत सारे डोनर साइट हो, और जिसका दूसरा नाम होता है चीलेट। इसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है चीलेट। और चीलेट सब लिया गया क्रेब्स जा से, क्रेब का जबड़ा, CRAB, बायो वाले हो जानते हो, क्रेब्स जा। जैसे क्रेब हो गया और वहां पे मेटल आयन को इस तरह से पकड़ लिया, तो चारों तरफ से मेटल आयन को पकड़ लिया, तो वो बड़े स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि मान लो एक बॉन्ड टूट जाए तो 5 बचे हैं, फिर टूट जाए, जिस तरह से बचे हुए। तो अब जो हम लोग का चीलेट होता है उसका उदाहरण है EDTA। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड। इथिलीन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड, उसको अलग से बताएंगे चीलेट वाले टॉपिक में। लिगेंड्स के बाद में
लिगैंड्स के बाद में अगला टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो कुछ भी बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जो बड़े ब्रैकेट में है वो बड़ा ब्रैकेट ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहलाता है। बिग ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इट हैज टू थिंग्स, वन इज सेंट्रल मेटल आयन, अनदर इज लिगैंड। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज सेंट्रल मेटल आयन, अनदर इज लिगैंड। और इसको पहचानेंगे कैसे? बड़ा ब्रैकेट है, उसके नीचे खींच के लिख दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगला टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, जितने डोनर साइट हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है K4FeCN6। कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, हम बताएंगे 6। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगैंड लगे हुए। इसमें कितने लिगैंड लगे हैं? 6 लिगैंड है और 6 मोनोडेंटेड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब मान लो यहां पे दूसरा एग्जांपल है COEN2Cl2। दूसरा एग्जांपल है COEN2Cl2। देखें कौन बताता है? 6 कैसे होगा? सर क्योंकि एथिलीन डायमीन ये वो हाँ इस वजह से इसका 4 हो जाएगा। हाँ। और ठीक। इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, तो 2 लिगैंड्स मींस 4 डोनर साइट एंड 2 मोनोडेंटेड लिगैंड, तो 4 + 2 = 6। 4 + 2 = 6। मान लो एक एग्जांपल हमने लिया COEDTA और प्लस चार्ज इस पे लगा हुआ। इसका कितना होगा? इसका 6 होगा, क्योंकि EDTA लिखा है, इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड एंड इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड विच इज ऑल्सो नोन एज लिगैंड। तो ये हेक्साडेंटेड लिगैंड है, तो हेक्साडेंटेड लिगैंड होने के कारण ये हम लोगों का क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब देखो अगली चीज आती काउंटर आयन। तो हमने शुरू में बताया था कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कुछ लिखा होगा उसको काउंटर आयन कहेंगे। जो कुछ भी बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा उसको काउंटर आयन कहेंगे। अब एक चीज और आती ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको कि 12th में सबने निकाला होगा। सामान्य रूप से निकालना है, जो कि कॉमन रूल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो रूल है वो कॉमन रूल, जैसे कॉमन रूल सबने पढ़ा होगा, K का कितना होता है? +1। Cl का कितना होता है? -1। SO4 का कितना होता है? -2। CO3 का कितना होता है? -2। Cn का कितना होगा? -1। तो जो उस पे चार्ज है वही उसका होता है। जैसे हमको निकालना है, किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल आयन का। K4FeCN6। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे +1 × 4, क्योंकि +1 है पोटेशियम का और 4 पोटेशियम है, तो +1 × 4। फिर हम लोग लिखेंगे X फॉर आयरन। फिर हम लोग लिखेंगे 6 और -1 = 0।
Cn का होता -1, Cn का नंबर है 6 तो -6, तो ये हो गया +4 - 6 = 0 और x = +2। x की वैल्यू जो होगी वो +2 होगी, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में +2 होगा। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब यहां पे हमने अगर K3 लिख दिया, K3 एफिशिएंसी, तो ये +3 हो जाएगा। K3 एफिशिएंसी लिख दिया तो +3 हो जाएगा। अब मान लो यहां पर हमारे पास में है NiCO4, कौन निकाले? 0 है, क्योंकि Ni का x +4 × 0 = 0, क्योंकि जो CO है वो न्यूट्रल लिगैंड है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस डबल साल्ट और उनकी जनरल टर्मिनोलॉजी हो गई। जिसको ना समझ में आया वो पूछे इतने सारे शब्दों में। ये सारे शब्द लिखने को लिए आते हैं, ये जो सारे शब्द हैं वो लिखने के लिए आते हैं। अब समय देखो कितना हुआ, हाँ 11:10। तो ठीक है, इसके बाद में जनरल टर्मिनोलॉजी हो गई। अगले लेक्चर में हम लोग फिर जितने भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में। अगले में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वर्नर थ्योरी। अगले में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वर्नर थ्योरी। इस बीच में इसको ध्यान से पढ़ते रहोगे और कोरोना से बचते रहोगे, क्योंकि सेकेंड वेव चालू हो गई है। और जैसा आया उसमें ये बताना भी है तुम लोगों को कि हम लोग को क्या करना है, जो सबको मालूम भी है उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि मास्क हर समय लगाए रहो नाक के ऊपर तक, और 2 गज की दूरी पे रहो, किसी भी चीज को छुओ मत, किसी भी चीज को छूना नहीं है, और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करो, और घर पे जाके मास्क को धुल के डाल दो, और हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन के पानी से धो लो, क्योंकि बहुत ही गंभीर बीमारी है। दिल्ली में फिर समस्या पैदा हो गई है, गुजरात के भी 5-6 शहरों में कर्फ्यू लग गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लेना। अगले टर्म पे अगले लेक्चर में वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुम्हारे उसमें हमारा क्लास नहीं लगेगा तो एक्स्ट्रा में पढ़ा देंगे।